नमस्कार, आदाब। रेडमेक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। नॉर्मली सैटरडे को हम अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि गज़ा पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है गज़ा के सो कॉल्ड पीस डील को लेके, तो हमने सोचा कि एक त्वरित वीडियो आपके लिए कर दें। मजीद मालूमात जो हैं वो आपको मंडे को पता चलेंगे, जब और इसके डिटेल्स जो हैं वो सामने आएंगे। बट फिलहाल आज इंडियन टाइम से रात को करीब 4 बजे ये खबर आई कि हमास ने ये जो पीस डील उसके सामने ऑफर की गई थी और जिसको लेके पिछले कई दिनों से उस पर तमाम प्रेशर जो है वो इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक और अरब कंट्री डाल रहे थे, उसको उसने पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया है। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, यानी उसका एक अंश जो है उसको उसने एक्सेप्ट किया है। तो आंशिक रूप से उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो बाकी पार्ट हैं उसको उसके लिए डिलिब्रेशंस और का वक्त मांगा है। तो आंशिक पार्ट जिसको उसने एक्सेप्ट किया है वो क्या है? वो ये है कि जो इजरायली प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, वो जो उसमें जो जिंदा है वो भी, और जिनकी मौत हो गई है, जिनके बॉडीज जो हैं वो हमास के पास हैं, उनको रिलीज किया जाएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस उन्होंने कहा कि मिलिट्री कंडीशंस वैसे बनाए जाएंगे तभी वो रिलीज किया जा सकता है। अब वो मिलिट्री कंडीशंस क्या हैं उसको लेके निगोशिएशंस चल रही हैं। जब आप वीडियो ये देख रहे होंगे तो उस वक्त ये निगोशिएशंस जो हैं वो चल रही होंगी बैकग्राउंड में कि उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। क्योंकि उसके लिए आपको एक कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे कि ऊपर, यानी ऊपर कोई ड्रोन ना हो और कोई यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई भी अपैरेटस जो हो वो एक्टिव ना हो। तो वो चीज़ अभी हो रही है। उसके बदले में जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स जो है रिलीज किए जाने वाले थे वो भी अभी रिलीज किए जाएंगे। लेकिन जो बाकी हिस्सा है डील का, उसको अभी हमास ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत डेलिब्रेशंस की जरूरत है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है गवर्नेंस का। हमास ने जो पिछले साल पीस प्रपोजल विटकॉफ की आई थी, उसमें जब ये मेंशन किया गया था कि वो रूलिंग उससे हट जाएंगे, यानी वो इसकी जिम्मेदारी जो है वो ना लें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर उन्होंने पिछले साल ही हामी भर दी थी। तो वो कोई मेजर डिपार्चर नहीं है। वो उन्होंने पिछले साल कहा था कि हमें इसको चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी इस प्रपोजल में जिस तरह से एक वापस से, जैसे ब्रिटिश मैंडेट के अंदर में पैलेस्टाइन जो है वो कब्जे में था, उस पर उसी तरह की एक चीज़ जो बनाने की कोशिश की गई कि एक इंटरनेशनल मैंडेट रहेगा और उसमें जो है टोनी ब्लेयर जो हैं उसके हेड रहेंगे और लोकल पैलेस्टीनियंस का उसमें कोई भी जो से नहीं रहेगा, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। हमास ने उन्हें कहा है कि कोई भी यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी बनेगी वो उसका पैलेस्टीनियन उसका रुख रहेगा, उसमें पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स रहेंगे, वही डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहेंगे, वही डिसीजन लेंगे। एक ऑक्यूपेशन को हटा के दूसरे ऑक्यूपेशन को बनाने का उनका कोई मूड नहीं है। तो इसलिए वो जो इंटरनेशनल बॉडी जो है उस पर अभी डिलिब्रेशंस होंगे। उसके बाद के जो इश्यूज हैं, ताकि जो वो उन्होंने कहा कि वो नेशनल इश्यूज हैं, वो उसका फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमास नहीं ले सकता। उसका फैसला जो है वो एक नेशनल मैकेनिज्म बने जिसमें कि तमाम जो फैक्शंस हैं पैलेस्टीनियन, वो उसका मिल के फैसला ले। यानी कि रूपरेखा क्या होगी आगे, आगे किस तरह से इसका संचालन होगा, किस तरह से एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की जो बात है वो अकेला हमास डिसीजन नहीं ले सकता है। उसकी एक मीटिंग होगी और मीटिंग में जो तमाम फैक्शंस हैं, चाहे वो PIJ हैं, PFLP है, PFLP-GC है, PA हैं, ये तमाम जो पार्टीज़ हैं यानी फतह हैं, ये सारे जब मिल के एक नेशनल स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे तो उस नेशनल स्ट्रेटजी के अंतर्गत ये फैसले जो हैं लिए जाएंगे। जैसा मैंने कल वाली वीडियो में भी ये कहा था कि पिछले कई दिनों से एक बहुत प्रेशर जो है वो एग्जर्ट किया है, स्पेशली कतार और टर्की ने। याद रखें कि कतार और टर्की अपने आप को हमास का बेनिफैक्टर मानते हैं। ये जो इख्वानुल मुस्लिमीन एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसका ऑफशूट जो है वो हमास भी है, उसका बेनिफैक्टर अपने आप को मानते हैं। और आखिर में इनके ही धोखे से, इन दोनों देशों के ही प्रेशर से ये जो सीज फायर डील जो है बनाई गई है।
ये बार बार प्रेशर ये भी क्रिएट कर रहे हैं। पहले से भी इनफैक्ट 6-7 महीने पहले आपको याद होगा हम लोगों ने एक वीडियो की थी कतार पे, जिसमें हमने कहा था कि कतार ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अगर आप डील को नहीं मानेंगे तो हम अपने यहाँ जो आपके लोग हैं, हमास के लोग हैं, उनको बाहर निकाल देंगे। ये प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा था। यही कुछ इसी तरह का प्रेशर जो है वो टर्की ने क्रिएट किया है और उसके मद्देनज़र हमास को ये एक्सचेंज डील जो है वो माननी पड़ी है। अब यहाँ से ये डील कहाँ जाएगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसा मैंने कहा कि डील जो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में थी उसमें 2-4 चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन जब नेतन्याहू ने उसको एडिट करवा के जब वो डील जो फाइनल आई है उसकी एडिटिंग के बाद, तो उसमें किसी भी चीज़ को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। ना पैलेस्टीनियन स्टेट को लेके कोई क्लैरिटी है, ना इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे अचीव होगा उसको लेके कोई क्लैरिटी है, ना इस बात को क्लैरिटी है कि ब्लॉकेड ख़त्म होगा। ये तमाम कोई भी चीज़ नहीं है। और इस पे जैसा मैंने कहा कि तमाम मुसलमान जो सुन्नी मुस्लिम देश हैं उन्होंने इस पे सिग्नेचर किया। याद रखें, मैं जब ये बार बार कहता हूँ तो कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन सच को सच बोलना चाहिए। ये सारा का सारा जो किया धरा है, ये पिछले 10 दिनों में जो हुआ है उसमें आप नाम पढ़ सकते हैं। ये सुन्नी ममालिक हैं और उनका ये सारा किया धरा है। हालांकि उन देशों के जो अपनी पॉपुलेशन है उसका जाहिर है कि वो इसमें हामी उनका नहीं है, लेकिन अब जो भी कह लें, उनके अगर इन देशों में लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी हुकूमत को पलट सकें और एक डेमोक्रेटिक निज़ाम बना सकें, तो ये भी उनका ही फेलियर माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इन देशों में रहने वाले जो सिविलियन हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती। ये बहाने जो हैं बहुत पुराने हो गए हैं। दुनिया में कई जगह जो है इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होती थी, वहाँ पे लोगों ने गदर करके उसका तख्ता पलट किया है। तो आप ईदर ऑफ द टू कर सकते हैं। आप इधर ये क्लेम कर सकते हैं कि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इन दैट केस आप डेमोक्रेसी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने कोई रिवॉल्यूशन किया, क्या कुछ किया है? तो आपने नहीं किया है, तो फिर आप ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं बोल सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके हामी से, यानी सुन्नी जो ममालिक हैं उनके हामी से ये जो एक बहुत ही विचलित करने वाली जो एक डील है उसको प्रपोज किया गया और इन्हीं सुन्नी देशों के प्रेशर में उस डील को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है हमास को। हालांकि हमास ने अपने तरीके से विद इन द सिचुएशन वो जितना कर सकता था वो उसने किया है। उसने एक्सचेंज वाला पार्ट एक्सेप्ट किया है, बाकी पार्ट्स जो डिसआर्मामेंट के हैं और बाकी चीज़ें हैं उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। उस पर बातचीत आगे हो सकती है। हालांकि जब तक उनके पास वो लेवरेज नहीं होगा कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर उनके पास नहीं है, तो उसको वो मिलिटरली किस तरह से इसको लेवरेज करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल उन्होंने ये पार्टली इसको एक्सेप्ट किया है। जब इनको पार्टली एक्सेप्ट कर लिया तो ट्रंप ने तुरंत, उसको 2 मिनट लगे ये डिक्लेयर करने में कि भाई हमास ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसने कहा है इसराइल को कि अब वो वॉर रोके और इसको एक्सेप्ट करे। अब देखना है कि इसमें इसराइल क्या करता है। वो फिर से ट्रंप को उसकी औकात बताता है कि या वो उसके प्रेशर में आके वॉर को रोकता है। तो ये सारी चीज़ें आइंदा दिनों और हफ्तों में जो है वो धीरे धीरे रिवील होगी। एक कुछ और भी इसके एस्पेक्ट्स हैं। मैं आज सुबह जब इजरायली न्यूज़पेपर्स उनके ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहा था या उनके न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा था, तो वहाँ पे इसको लेके अब ट्रंप के ने जो इसको एक्सेप्ट किया है उसको लेके बहुत गम गुस्सा है। वो उनको ये लग रहा था पिछले 2 दिनों में कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हुई है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ट्रंप ने इसको ये पार्शियल एक्सेप्टेंस को मान के वापस से बॉल को यानी इजराइल के कोर्ट में डाल दिया है। और अब इजराइल पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और वॉर को अगर कंटिन्यू करता है तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है उस पर बढ़ती जाएगी। इंटरनेशनल प्रेशर का एक आपने मुजाहिरा जो है वो कल देखा होगा। इटली में जनरल स्ट्राइक थी, अलग अलग शहरों को मिला के 2 मिलियन 20 लाख से ऊपर लोग सड़कों पे थे, डिमांड कर रहे थे। वहाँ की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी है, जिनको जाहिर है कि ये पसंद नहीं है, वो 2-3 दिनों से इसका मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि अच्छा स्ट्राइक तो ये फ्राइडे को करते हैं क्योंकि इनको लंबी छुट्टी चाहिए। तो अगर लंबी छुट्टी चाहिए तो फिर सड़क पे आके वो क्यों विरोध कर रहे हैं? लंबी छुट्टी चाहिए तो वो कहीं पहाड़ों पे चले जाते, जंगलों में चले जाते घूमने के लिए। 2 मिलियन लोग सड़क पे आके भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये जताता है कि वहाँ पे यूरोप में इनफैक्ट पब्लिक ओपिनियन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वहाँ पर भी बहुत सारी जो हैं वो
जिसको आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उसको तोड़ के यूरोपियंस बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल रहे हैं। ऐसा आपको सुन्नी देशों में देखने को नहीं मिल रहा है। वो थोड़े बहुत मुजाहरे करते हैं, लेकिन वो कोई प्रेशर एग्जर्ट वहाँ पे नहीं होता है, चाहे वो उर्दून हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे कोई और भी सुन्नी ममालिक हो। तो एक ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा ये कि बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो उनका डर खत्म हो गया है। जो एक इजराइल लॉबी का डर था वो डर खत्म होता हुआ दिख रहा है। कल एक सुबह की वीडियो थी, बहुत ही जिसको मैं कह सकता हूँ वाटरशेड माना जाएगा, कि मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग की, उसके जो कोच हैं पेप गार्डियोला, वो खैर पहले भी ये पैलेस्टीनियन राइट को लेके बोलते रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने ओपनली बार्सिलोना में स्ट्राइक कॉल किया है कि भाई बार्सिलोना में आज स्ट्राइक होने वाली है, यानी सैटरडे को। और उस स्ट्राइक के लिए उन्होंने पब्लिकली कॉल किया है कि आप आएँ और स्ट्राइक करें। जनरली ये होता नहीं है, डरती हैं एडमिनिस्ट्रेशंस, स्पेशली जो फुटबॉल वगैरह जो वहाँ पे जो उनकी बॉडीज़ है वो उस पर कंप्लीट एक यहूदी लॉबी का कब्जा जो है वो देखा गया, चाहे यूएफा हो चाहे वो फीफा हो। लेकिन वो धीरे धीरे डर जो है हटने लगा है। अगर पेप गार्डियोला जैसा यानी उतने बड़े क्लब का कोच, उतने यानी जिसकी अपनी भी शख्सियत इतनी बड़ी है, वो अगर ओपनली कॉल करता है प्रोटेस्ट के लिए, तो ये और भी लोगों को हिम्मत देगा कि वो अपनी ज़ुबान जो है वो खोलें, और वो जो यहूदी लॉबी है जिसका डर परमानेंट बना रहता है, उसके डर को दरकिनार करते हुए ये बात जो है वो बोलना शुरू करें। कुछ लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग से ये बात पहले से बोल रहे हैं, एरिक कैंटोना हैं, एलन शेरर हैं, तमाम ऐसे और भी लोग हैं, लेकिन और अब इससे लगता है कि और लोग यहाँ बोलेंगे। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है समझने की कि पेप गार्डियोला जिस टीम को मैनेज करते हैं उसकी ओनरशिप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास है, जो इसराइल का सबसे क्लोज एलाई है इस पूरे मुस्लिम और अरब वर्ल्ड में, एक्सेप्ट फॉर अजरबैजान एंड टर्की। तो आप समझ सकते हैं कि पेप गार्डियोला पे कितना प्रेशर होगा कि अगर वो इस तरह की बात बोलेंगे तो इसराइल जो है वो अपने दोस्त की मदद से, यूएई की मदद से उनको टीम से निकलवा भी सकता है, और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा साइन है कि लोगों का डर जो है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और चूंकि हुकूमतें अपना फैसला नहीं ले रही हैं, तो लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो चीज़ें अपनी हाथ में ले लेंगे। आज ही खबर आई है कि इटली में भी एक रेस होने वाली थी, अभी साइकिल रेस होने वाली थी, जिससे कि इजरायली टीम ने खुद को अपने आप विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने देखा कि किस तरह से स्पेन में उनके अगेंस्ट में जो है लोग सड़कों पे आए हैं, तो अब वो डर उनको भी समाने लगा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में फैलेगा। जब ये नौबत आ जाएगी अपार्थाइड साउथ अफ्रीका जैसी, कि इनके प्रोफेसर, इनके प्लेयर, इनके सिंगर कहीं भी जाने से डरने लगेंगे। और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि ये जो पिछले 2 साल की जंग है, जिसमें इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो उस जेनोसाइड में मारे गए हैं, उनका मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि उन्होंने क्या अचीव किया, तो उन्होंने 2 चीज़ें अचीव की। इंटरनेशनली इसराइल हैज़ बीन आइसोलेटेड दोबारा से, यानी वो जो एक ज़माने में हेटेड फिगर था और जिसको उसने बड़ी मेहनत से पैसे खर्च करके अपनी लॉबीज़ की मदद से पिछले 20 साल में नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी, अब वापस से उनके ऊपर ब्लड लाइबल आ गया है। और ये जैसा लोग कहते हैं, और तमाम कोशिश करने, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि टिकटॉक उन्होंने खरीद लिया अमेरिका में, अब कुछ भी कोशिश करने, नैरेटिव जो है वो पीछे नहीं जाने वाला है। ये जनरेशन जो है उसने असली चेहरा देख लिया है, और वो इस मूड में नहीं है कि इसराइल को उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो 7 अक्टूबर 2023 है उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि स्टेटस को मिलिटरली भी और अदरवाइज भी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो जनरेशन सामने आई है वो इसके लिए तैयार नहीं है कि इसराइल वापस से स्टेटस को की तरफ बढ़े। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। याद रखें, ये अचीवमेंट तब हुई है जब तमाम अरब और मुसलमान देशों ने पैलेस्टीनियन कॉज को लिटरली जो है वो बेच दिया है। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।